सनत की मौत मामूली वाकया न था। मारूख की छावनी में धूमधाम से खुशी का जश्न मनाया गया। मलका हैरत की छावनी में कोहराम बरपा था। अफरासियाब बागे सेब में था। उसने जो ये खबर सुनी तो गुस्से से सुरख हो गया। दरबारियों से बोला, बस अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है, बागियों को और मोहलत न दूंगा। मलका हैरत को कहला भेजो, जल्द ही किसी तिलिस्मी बला को लेकर आऊंगा। तिलिस्मी बला का नाम सुनते ही दरबार में मौजूद लोगों को झुरझुरी आ गई। वो जानते थे कि उन बलाओं का मुकाबला दुनिया में कोई न कर सकेगा, लेकिन उन्हें डर था कि बागियों को खत्म करने के बाद वो दोबारा अपने हुजरों में वापस न भेजी जा सकेंगी और मुल्क के लिए मुसीबत बन जाएंगी। वो चाहते थे कि अफरासियाब को ऐसा करने से रोकें, मगर उसको मुश्तिल देखकर किसी को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। अफरासियाब अपनी बात कहकर उसी वक्त उड़न तख्त पर बैठकर तिलिस्मे जुल्मात की तरफ चल दिया। दरबारियों ने यह खबर मलका हैरत को भेज दी। वहां ये बात मशहूर होने पर दुश्मनों के हौसले फिर बहाल हो गए। मारूख के जासूसों ने यह खबर मलका महजबीन को पहुंचा दी। महजबीन तिलिस्मी बलाओं की ताकत से वाकिफ थी। उसका दिल डूब गया। मशवरे के लिए उसने सारे सरदारों को इकट्ठा किया। जिसने ये बात सुनी उसके हाथ पांव ढीले हो गए। उधर अफरासियाब तख्त उड़ाता हुआ तिलिस्मे जुल्मात के एक बियाबान में जाकर उतरा। वहां पीपल का एक बड़ा दरख्त था, जिसके नीचे पत्थर की सिल पर एक बूढ़ा जादूगर आसन जमाए बैठा था। अफरासियाब खामोशी के साथ उस जादूगर के सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने जादूगर को मुखातिब करके कहा, ए जाल जादू, तिलिस्म होशरुबा का शहंशाह अफरासियाब तेरे सामने हाजिर है। वक्फे वक्फे से 3 बार अफरासियाब ने यही अल्फाज दोहराए। जाल जादू ने एक आह के साथ आंखें खोल दी और रुक रुक कर कहा, बुरा किया, मेरे मुराकबे में खलल डाल दिया। बहरहाल शहंशाह तिलिस्म होने के सबब तेरी बात जरूर सुनूंगा। बोल, क्या चाहता है? मुझे जुल्मात की बला मशाल जादू की मदद की जरूरत है। अफरासियाब ने कहा, उसके हुजरे तक ले चल और ये भी बता कि वो मेरी मदद पर किस तरह राजी होगा। जाल जादू बोला, ये सौदा तुझे महंगा पड़ेगा। क्या कोई ऐसा लड़का है जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता हो? हाँ, अफरासियाब ने जवाब दिया। मेरा मुंह बोला बेटा, खुर्शीद, 15-16 साल की उम्र होगी। ठीक, जाल जादू ने कहा, जाकर पहले उसे लेकर आ। तुझे अपने हाथों से उसके गले पर छुरी फेरनी होगी। उसका खून मशाल जादू को पिलाना होगा। इसके बाद जो भी मुकाबला करे तुझे पूरा करना होगा। ये बात तू अच्छी तरह जानता है कि एक बार हुजरे से बाहर निकलने वाली बला दोबारा हुजरे में वापस जाना पसंद नहीं करती। अफरासियाब खुर्शीद को बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहता था। जाल जादू की शर्त सुनते ही उसका कलेजा कांप उठा। अपने हाथों अपने चहीते का गला काटना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अफरासियाब पर उस वक्त गर्ज का भूत सवार था। सीने पर पत्थर रखकर उसने अपने आप को संभाला और कहने लगा, मैं आपकी हर शर्त तस्लीम करता हूँ। ये कहकर वहां से उठा और उड़न तख्त पर बैठकर किला खुर्शीदिया की तरफ चल दिया। इत्तफाक से उस वक्त खुर्शीद किले के बाहर परिंदों का शिकार खेल रहा था। मुहाफिजों का एक हजूम उसके साथ था। अफरासियाब तख्त उड़ाए चला जा रहा था कि मजमा देखकर उतर पड़ा। खुर्शीद की नज़र जो ही अफरासियाब पर पड़ी, तीर कमान फेंक कर भागता हुआ आया और अफरासियाब से लिपट गया। खुर्शीद का भोला भाला चेहरा देखकर अफरासियाब चंद लम्हों के लिए कशमकश में पड़ गया, मगर फिर दिल पर जबर करके बोला, मुझे एक ज़रूरी मुहिम दरपेश है, मेरे साथ चलो। तख्त पहले की तरह फिर फराटे भरने लगा। आखिर दोनों जाल जादू के पास जा पहुंचे। जाल जादू ने साथ लेकर एक टीले पर आया। वहां कोई मंत्र पढ़कर उसने जमीन पर पैर मारा। गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ टीले में एक बड़ा सा शगाफ पैदा हो गया। जाल जादू ने अफरासियाब को पीछे आने का इशारा करके शगाफ में छलांग लगा दी। अफरासियाब भी खुर्शीद को गोद में उठाकर शगाफ में कूद पड़ा। कुछ देर बाद तीनों शगाफ की तह में थे। थोड़े ही फासले पर एक दरवाजा था, जिसमें एक बड़ा सा तिलिस्मी ताला लटक रहा था। जाल जादू ने दरवाजे के करीब पहुंचकर अफरासियाब से कहा, मेरे अलावा ये ताला दुनिया में और कोई नहीं खोल सकता। ये कहकर उसने खंजर से एक हाथ की रग काटी और तिलिस्मी ताले पर अपना खून टपकाने लगा। ताला हर तरह से खून में तरबतर होकर खटाक की आवाज के साथ खुल गया। जाल जादू ने ताला दरवाजे से दूर फेंककर पट खोल दिए। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बू का भभका आया। साथ ही नीचे जाती हुई पत्थरों की सीढ़ी दिखाई दी। खुर्शीद पहले ही सहमा हुआ था। ये पुरस्कार तहखाना देखकर बुरी तरह डर गया। अफरासियाब ने उसे फिर गोद में उठा लिया और जाल जादू के पीछे तहखाने में उतरता चला गया। नीचे एक कमरा था, जिसके बीचों बीच पत्थर की बड़ी मेज पर एक लाश पड़ी थी। तिलिस्मी बला मशाल जादू यही है, जाल जादू ने आहिस्ता से कहा। अफरासियाब ने कनखियों से लाश का जायजा लिया। लाश की भवें, मूंछें और दाढ़ी इतनी बड़ी हुई थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप गया था। बाकी जिस्म का हिस्सा हड्डियों के ढांचे के सिवा और कुछ ना था। हाथों पैरों के नाखून उंगलियों जितने बड़े हुए थे। सर से पैर तक जगह जगह मकड़ियों ने जाला बना रखा था।
साफ पता चलता था कि मुद्दतों से ये जिस्म एक जैसी हालत में यहाँ पड़ा रहा है। जाल जादू ने लाश पर से गर्दो गुबार और मकड़ी के जाले को साफ किया और इसके बाद एक खंजर और बड़ा सा प्याला अफरासियाब को देकर कहा, अब तुम अपना काम करो। उधर कांपते हाथों से अफरासियाब ने खंजर और प्याला लिया। उधर खुर्शीद की डर के मारे चीख निकल गई। चंद लम्हे अफरासियाब जबरदस्त कश्मकश में मुब्तला रहा, मगर फिर जी कड़ा करके उसने खुर्शीद के हलक पर खंजर फेर ही दिया। थोड़ी ही देर में खुर्शीद की लाश तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। अफरासियाब उसके खून से भरा हुआ प्याला लेकर लड़खड़ाता हुआ जाल जादू के करीब पहुंचा। जैसे ही मशाल जादू उठकर बैठे, ये प्याला उसके मुंह से लगा देना, जाल जादू ने कहा और उंगलियां डबोकर चंद कतरे खून के मशाल जादू की नाक में टपका दिए। देखते ही देखते उसने फुरेरी ली और हाथों के सहारे उठकर बैठ गया। अफरासियाब ने फौरन खून का भरा हुआ प्याला उसके मुंह से लगा दिया। चंद घूंट पीने के बाद उसने प्याला खुद अपने हाथों में संभाल लिया और मुंह से उस वक्त अलग किया जब आखिरी कतरा तक हलक में उतार गया। आफरीन, मशाल जादू बोला, तुमने मुझे खुश कर दिया, बोलो क्या चाहते हो। जाल जादू ने अफरासियाब को इशारा किया। अफरासियाब ने आगे बढ़कर अदब से कहा, मैं तिलिस्म होशरुबा का शहनशाह अफरासियाब हूँ। बागियों ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे साथ चलकर उनको मजा चखाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपको हमेशा ऐसा ही लजीज, गर्म और ताज़ा खून पेश करता रहूंगा। मशाल जादू ने खुश होकर कहा, शाबाश अफरासियाब, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी निकली हुई हड्डियों और लटकती हुई खाल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, लेकिन इस सड़े और बोसीदा जिस्म के साथ चलना कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या किसी ताज़ा लाश का बंदोबस्त हो सकता है? जाल जादू ने हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर, एक नौउम्र लड़के की लाश हाजिर है। मशाल जादू ने खुर्शीद की लाश को गौर से देखा। बहुत मुनासिब, उसने कहा, ऐसा करो, इसके हलक में टांके लगा दो और लाश को मेरे करीब ले आओ। जाल जादू ने हलक का जख्म सिया और अफरासियाब ने लाश उठाकर मशाल जादू के करीब रख दी। मशाल जादू लाश से चिमट गया और मुर्दा खुर्शीद के मुंह से मुंह लगाकर अपनी रूह उसने उसके जिस्म में दाखिल कर दी। देखते ही देखते मशाल जादू का पुराना जिस्म अकड़कर ठंडा हो गया और खुर्शीद के जिस्म में जिंदगी की हरारत दौड़ने लगी। उसने खड़े होकर नारा बुलंद किया, मानाम मशाल जादू। अफरासियाब मशाल जादू को लेकर मलका हैरत की छावनी में पहुंचा। ऐशो इशरत के दूसरे सामान के अलावा 4 खूबसूरत और 9 उम्र लड़कों का खून मशाल जादू की रोजाना खुराक मुकर्रर हुई। हर तरफ मुनादी करा दी गई कि मशाल जादू हुजरा बला से निकलकर अफरासियाब की मदद को आए हैं। मारूख के लश्कर में इस खबर ने तहलका मचा दिया। उमरू ने सबको तसल्लियां दी और शहनशाह कोकब को इतला भिजवा कर मशवरा तलब किया। कोकब ने जवाब दिया, मशाल जादू एक खौफनाक बला है। कई 100 साल से हुजरे में बंद था। जिस्म बदलने और दूसरों की रूहें कब्ज करने में कमाल रखता है। अगर उसे निगाहें मिलाए बगैर मुकाबला किया जाए तो उसके वार से बचा जा सकता है, मगर उसे हलाक नहीं किया जा सकता। मैं तदबीर कर रहा हूँ, कोई अमल कारगर हो गया तो ठीक, वरना मलका बुर्रा और दीगर शहजादियों को मदद के लिए जल्द रवाना करूंगा। कोकब के इस खत से उमरू की बड़ी ढारस बंदी। आखिरकार मलका हैरत की छावनी से एक रात ऐलान जंग के नक्कारे गूंजने लगे। पता चला कि कल दिन को मशाल जादू जंग करने का इरादा रखता है। जवाब में उमरू ने भी अपने लश्कर में तिबले जंग बजाने का हुक्म दे दिया। सुबह होने से कुछ पहले चंद जासूस भागते हुए उमरू के पास आए और खबर दी कि मैदान जंग के करीबी दर्रे में जबरदस्त अलाव तैयार किया जा रहा है। मशाल जादू ने हदायत की है कि बागियों का जो सरदार मेरे हाथों मारा जाएगा उसकी लाश को फौरन जला दिया जाए। इस खबर से उमरू के कान खड़े हो गए। शागिर्द अय्यारों को बुलाकर उसने कहा, कोकब ने मुझे लिखा है कि मशाल जादू दुश्मन की रूह कब्ज कर लेता है। दूसरी तरफ मशाल जादू ने हुक्म दिया है कि जो भी हरीफ उसके हाथ से मारा जाए उसकी लाश फौरन जला दी जाए। इसका मतलब ये निकलता है कि मशाल जादू रूह कब्ज करके किसी दूसरे जानदार के जिस्म में महफूज कर देता है। जिस तरह बन पड़े तुम लोग जाकर अलाव पर कब्जा कर लो और हमारा जो भी सरदार मशाल जादू के मुकाबले में हलाक हो उसकी लाश बाहिफाजत अपनी छावनी में पहुंचा देने का इंतजाम करो। शागिर्द अय्यारों ने उमरू के ख्याल से इत्तफाक किया और भेस बदल कर अलाव की तरफ रवाना हो गई। सूरज निकलने पर दोनों जानिब की फौजें एक दूसरे के सामने सफ आरा हो गईं। अफरासियाब और मशाल बड़ी शान के साथ बारगाह से निकलकर मैदान जंग की तरफ बढ़े। उनके लश्कर की अगली सफ़ों के दरमियान एक जगह एक पुरस्रार खैमा लगा हुआ था। न जाने उसके अंदर क्या था कि अफरासियाब और मशाल जादू के अलावा किसी को भी उसके अंदर जाने की इजाजत न थी। अफरासियाब और मशाल जादू उस खैमे के अंदर चले गए और चंद लम्हों बाद ही बाहर आ गए। दोनों ने आपस में कुछ बातें की, जिसके बाद अफरासियाब तो खैमे के सामने बैठ गया और मशाल जादू अकड़ता हुआ मैदान जंग में जा पहुंचा। बागियों की फौज पर हकारत के साथ नजर दौड़ाने के बाद उसने नारा लगाया, माना मशाल जादू, ऐ बागियों, हिम्मत हो तो किसी को मेरे मुकाबले पर भेजो। मशाल जादू की मारूख की फौज पर हैबत छाई हुई थी, मगर अब जो सबने गौर से देखा तो 15-16 बरस का खूबसूरत सा लड़का उन्हें ललकार रहा था।
उन्होंने ख्याल किया कि मशाल जादू का नाम महज डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुकाबले में आने वाला कोई और ही है। इस बात से मारूख की फौज के टूटे हुए हौसले फिर बुलंद हो गई। मलका फरमानिया मलका महजबीन से इजाजत लेकर मैदान में आई। मशाल जादू उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। वह समझी शायद भागने का इरादा रखता है। हाथ में नारियल लेकर उसके पीछे भागी। करीब पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाया कि लड़के को गर्दन से पकड़ ले कि उसी लम्हे वो पलट पड़ा। दोनों की निगाहें मिल गईं। निगाहें मिलते ही फरमानिया का बदन सुन्न हो गया। जादू मंत्र सब भूल गई। मशाल जादू ने एक जोरदार तमांचा रसीद किया। फरमानिया की गर्दन टूट गई, जमीन पर गिरकर दम तोड़ने लगी। ये देखते ही अफरासियाब खैमे में गया। एक परिंदा हाथ में लेकर बाहर निकला और उड़ता हुआ फरमानिया के करीब आ पहुंचा। फिर देखते ही देखते उस परिंदे की गर्दन मरोड़ दी। परिंदा मर गया तो उसकी चोंच उसने फरमानिया के मुंह से लगा दी। परिंदा फिर जिंदा हो गया। फरमानिया की लाश तड़पकर ठंडी पड़ गई। अफरासियाब ने एक जानिब इशारा किया। चंद जल्लाद भागते हुए आए और फरमानिया की लाश उठाकर उस दर्रे की तरफ चल दिए जहां अलाव जल रहा था। फरमानिया के बाद मलका सुरख मुंह मुकाबले के लिए आई। उसने कुछ देर तक बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उसकी भी निगाह मशाल जादू से मिल गई और उसका हशर भी फरमानिया जैसा हुआ। एक कमसिन लड़के के हाथ से दो नामवर जादूगर शहजादियों के मारे जाने से मलका काकुल कुशा को सख्त गुस्सा आया। महजबीन से इजाजत लेकर वह मैदान में आई और मशाल जादू पर नारिंज, तुरंज, नारियल और गोलों की बरसात कर दी। कुछ देर तक वो अपना बचाव ही करता रहा, मगर जब उसने देखा कि ये ताबड़तोड़ हमले खत्म नहीं होते तो उसने भी काकुल कुशा पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। मशाल जादू के गोले जबरदस्त जादुई ताकत रखते थे। उनका तोड़ मुश्किल जानकर वो जमीन में डुबकी लगा गई। चंद लम्हों बाद वह मशाल जादू की पुष्ट पर थी। पहले की तरह उसने फिर मशाल जादू पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। अब की बार मशाल ने जमीन में डुबकी लगाई। काकुल कुशा समझी वो जलकर राख हो गया, लेकिन अचानक मशाल उसके पीछे जमीन से निकला और नारा मारा, मनम मशाल जादू। काकुल कुशा घबरा कर जो पलटी तो उसकी निगाहें मशाल से मिल गईं। बस फिर क्या था, उसका भी वही हशर हुआ जो दूसरों का हो चुका था। उसकी रूह भी एक मुर्दा परिंदे के अंदर दाखिल कर दी गई। लाश को जल्लाद जलाने के लिए ले गए। काकुल कुशा के बाद नागिन बिजली और रात जादू मशाल के मुकाबले पर आए। दोनों ने बड़ी देर तक जंग की, लेकिन आखिर में मशाल के हाथों वो भी मारे गए। उनकी रूहें भी मुर्दा परिंदों में मुंतकिल कर दी गईं और लाशें जलाने के लिए भेज दी गईं। इस असना में दोपहर हो गई और दोनों जानिब की फौजें अपनी अपनी छावनियों को लौट गईं। शाम के वक्त अफरासियाब और मशाल जादू लाशों को देखने के लिए दर्रे में गए। वहां जल्लादों ने उन्हें 5 मुर्दों की बची कुची हड्डियां और खोपड़ियां दिखाईं। दोनों मुतमईन होकर अपनी बारगाह में वापस आ गए। इस बात का उन्हें शुबा भी न हो सका कि जो जली हुई हड्डियां और खोपड़ियां उन्होंने देखी हैं वो खुद उनके अपने जल्लादों की हैं और असली लाशें महजबीन की छावनी में पहुंचाई जा चुकी हैं। दरअसल उमरू के शागिर्द अय्यारों ने जल्लादों के भेस में दर्रे का सारा कारोबार इतनी खूबसूरती से संभाल रखा था कि असली लाशें उमरू के पास पहुंचा दी जाती और उनकी जगह जल्लादों की लाशें जला दी जाती। पहाड़ से लकड़ियां काट कर लाने और अलाव जलाने के लिए जल्लादों की जो टोलियां अफरासियाब की जानिब से मुकर्रर की गई थी, उमरू के शागिर्दों ने उनके सरदारों की जगह संभाल रखी थी और किसी भी जल्लाद को खुफिया तौर पर हलाक करके उसकी लाश को असली लाश की जगह जला देना उनके बाएं हाथ का खेल था। दूसरे दिन मशाल जादू फिर मैदान में आया। इस मर्तबा मलका मखमूर, मलका मारा और मलका सरार जादू ने उससे जंग की। दोपहर तक जबरदस्त मुकाबला होता रहा। आखिर में एक बार मलका सरार जादू के वार से मशाल जख्मी भी हो गया, मगर अंजाम वही हुआ। तीनों शहजादियों की लाशें दर्रे में भिजवा कर मशाल जादू ने जंग मुलतवी कर दी। अगले दिन मलका बहार और मलका मारूख ने बारी बारी मशाल जादू से मुकाबला किया। उन दोनों की जंग दूसरों से ज्यादा सख्त और तवील रही, मगर आखिरकार दोनों नामवर शहजादियां काम आई और अफरासियाब ने उनकी रूहों को भी परिंदों के मुर्दा जिस्मों में बंद कर दिया और लाशें जलाने के लिए भिजवा दी। चौथे दिन शहजादा असद और मलका महजबीन मशाल जादू के मुकाबले पर जाना चाहते थे, मगर जब शहजादा असद बढ़ता महजबीन उसे रोक देती और जब महजबीन जाना चाहती शहजादा असद रोक देता। इस तकरार में खासा वक्त गुजर गया। मशाल मैदान में ललकारता रहा और कोई भी उसके सामने न जा सका। तंग आकर मशाल ललकारा, ऐ बागियो, अगर अब तुम में से किसी में लड़ने का हौसला नहीं तो हथियार फेंक कर अफरासियाब के सामने हाजिर हो और मुआफ़ी मांगो। बस आध घंटे की मोहलत है, उसके बाद जो भी असद के झंडे के नीचे होगा यलगार करके उसके टुकड़े उड़ा दूंगा। इस धमकी से महजबीन की फौज के छक्के छूट गए। कुछ भागने की सोचने लगे, कुछ अफरासियाब से मुआफ़ी मांगने की, लेकिन अभी वो किसी एक बात पर अमल न कर पाए थे कि मलका मजलिस जादू, मलका अख्तर और मलका बुर्रा तख्त उड़ाती हुई तिलिस्म नूर अफशां से वहां आ पहुंची। महजबीन तीनों से लिपट लिपट कर खूब रोई और उनको सारा हाल कह सुनाया। मलका बुर्रा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हमें शहनशाह कोकब ने आपकी मदद के लिए भेजा है। मुकाबला तिलिस्मी बला यानी असली मशाल जादू से है।
मगर हम भी जाने लड़ा देंगे, जो किस्मत में लिखा है पूरा होगा। मजलिस जादू बोली, सबसे पहले मैं जाकर उस बला से निपटती हूँ। ये कहकर वो उड़ती हुई मशाल जादू के सामने जा पहुंची। देखने में मजलिस जादू कद और उम्र के लिहाज से 6-7 साल की बच्ची लगती थी। इसलिए मशाल बोला, क्या बागियों की इतनी बड़ी फौज में दूसरा कोई नहीं था जो मरने के लिए तुझ कमसिन लड़की को भेज दिया? मजलिस जादू ने जवाब दिया, तू कहाँ का जवां मर्द है, अभी दूध के दांत भी तो नहीं टूटे होंगे। अफरासियाब से कह कि खुद आकर मेरा मुकाबला करे, जान ले मेरा नाम मजलिस जादू है, शहनशाह कोकब की भतीजी हूँ। इस जुमले के खत्म होने के साथ ही दोनों में खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। नारंगियों, गोलों और जादू मंत्रों के ताबड़तोड़ हमले होने लगे। मशाल का वार बचाने के लिए कभी मजलिस हवा में उड़ जाती, कभी जमीन में डुबकी लगा जाती, कभी अपने तिलिस्मी पुतलों से मदद लेती और कभी बुजुर्गों के तोहफों से सब कुछ करती, मगर किसी भी तरह मशाल जादू से आंख न मिलाती। इस एहतियात की वजह से मशाल का कोई वार उस पर कारगर न हो सका। 1 घंटे की लड़ाई के बाद मशाल ने गुस्से में आकर तलवार खींच ली। मजलिस जादू ने भी तैग निकाल ली। फिर तो दोनों के दरमियान ऐसी जबरदस्त तलवार चली कि देखने वालों की निगाहें चकाचौंध हो गईं। कुछ देर बाद लड़ते लड़ते मजलिस जादू ने एक हाथ से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और मशाल की आंखों में झोंक दी। मशाल पीछे हटकर अपनी आंखें मलने लगा। उसी लम्हे मजलिस ने उड़कर उसके सर पर तैग का ऐसा भरपूर वार किया कि गर्दन तक सर 2 टुकड़े हो गया। मशाल जमीन पर गिरा और दम तोड़ने लगा। मजलिस ने फख्र से नारा बुलंद किया, मनम मजलिस जादू। अफरासियाब ये मंजर देखते ही उड़ता हुआ आया और मशाल की लाश उठाकर पुरस्रार खेमे में ले गया। चंद ही लम्हों बाद एक नौजवान खेमे से निकलकर दौड़ता हुआ मजलिस जादू के करीब जा पहुंचा। उस वक्त मजलिस जादू महजबीन के लश्कर की तरफ मुंह किए दोस्तों के नारों का हाथ हिला हिलाकर जवाब दे रही थी। नौजवान ने आते ही नारा मारा, मनम मशाल जादू, ऐ मजलिस देख, क्या तूने वाकई मुझे हलाक कर दिया? मजलिस चौंक कर पलटी और एक नौजवान को सामने पाकर हैरत से उसे देखने लगी। ऐसा करने में उसकी निगाहें उसकी निगाहों से टकरा गईं। इसके बाद मजलिस जादू को होश न रहा। आने वाले नौजवान या मशाल जादू ने तलवार मजलिस जादू के सीने में भोंक दी। वो बेचारी अपने बचाव के लिए जुबान तक न हिला सकी, जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अफरासियाब ने आकर मुर्दा परिंदा उसके मुंह से लगा दिया। परिंदा जिंदा हो गया और मजलिस का जिस्म तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। जल्लाद उसकी लाश उठाकर दर्रे की तरफ ले गए। मलका अख्तर ये सब कुछ देख रही थी। उसे इतना जोश आया कि इजाजत लिए बगैर उड़कर मशाल जादूगर के सामने जा पहुंची। जबरदस्त जंग करके उसने 2 मरतबा मशाल जादू को कत्ल किया, लेकिन तीसरी मरतबा जो ही उसने एक लंबे पतले जवान जादूगर की शक्ल में आकर नारा किया, मनम मशाल जादू, उसी वक्त अचानक मलका अख्तर की निगाहें उससे मिल गईं और उसे भी दूसरे शहजादियों जैसा इंजाम देखना पड़ा। ख्वाजा उमरू बड़े गौर से इस मामले को देख रहे थे कि जैसे ही मशाल जादू मरता है, अफरासियाब उसकी लाश उठाकर खेमे में ले जाता है। वहां से दूसरा शख्स मनम मशाल जादू का नारा लगाता हुआ आ जाता है। सोचते सोचते ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मशाल जादू की रूह एक से दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है और इस अमल के लिए गालिबन 2 ताज़ा लाशों की ज़रूरत होती है, एक मशाल जादू की और दूसरी किसी और की। मलका अख्तर के बाद जैसे ही मलका बुर्रा मशाल जादू से लड़ने के लिए मैदान में पहुंची, ख्वाजा उमरू भी चादर ओढ़कर उसके पीछे जा खड़े हुए। मलका बुर्रा ने 3 बार जमशेदी आने के शुआओं से मशाल जादू को कत्ल किया। हर बार अफरासियाब शहबाज की तरह झपट कर उसकी लाश कैमे में उठाकर ले जाता और उमरू मुंह देखता रह जाता। इत्तफाक से चौथी मरतबा अजीब मामला हुआ। बुर्रा और मशाल तिलिस्मी तलवारों से सख्त जंग करते हुए कभी जमीन में डूब जाते और कभी आसमान पर उड़ने लगते। ये लड़ाई इतनी अजीब, दिलचस्प और चकाचौंध पैदा कर देने वाली थी कि देखने वाले देखते रह जाते और खासी देर तक ये न देख पाते कि मशाल किधर है और बुर्रा किधर है। एक बार दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते खासी बुलंदी तक ऊपर चले गए। आसमान पर लड़ते लड़ते अचानक बुर्रा की निगाह मशाल से मिल गई। मशाल ने एक भरपूर वार बुर्रा के सर पर लगाया। ऐनी सी मौका पर बेहोश होने से पहले बुर्रा का भी एक जोरदार वार मशाल के सर पर पड़ चुका था। दोनों तड़पकर एक दूसरे से अलग हुए और कलाबाजियां खाते हुए नीचे जमीन पर गिरे। पहले मलका बुर्रा नीचे गिरी। अफरासियाब ने बढ़कर मुर्दा परिंदा उसके मुंह से लगा दिया। बुर्रा की रूह परिंदे के जिस्म में मुंतकिल हो गई। उसकी लाश जल्लाद जलाने के लिए ले गए। इतने में मशाल जादू सख्त जख्मी हालत में जमीन पर गिरा। अफरासियाब समझा वो ठीक ठाक है, मगर जब वो भद से जमीन पर गिरा और तड़पने लगा तो अफरासियाब को फिक्र हुई। चौकन्ना होकर मशाल की तरफ झपटा। उमरू मशाल की लाश से ज्यादा करीब था। उसने जाले अलियासी मारकर मशाल जादू की लाश घसीट ली और अफरासियाब के पहुंचने से कबल जंबील में डाल चादर ओढ़ अपनी फौज की तरफ भाग खड़ा हुआ। चादर की वजह से अफरासियाब उमरू को न देख सका। ख्वाजा उमरू ने मलका महजबीन और शहजादा असद के पास पहुंचकर चादर उतारी और मशाल जादू की लाश निकाल कर उनके सामने डाल दी। लाश में अब भी जान बाकी थी।
मलका बुर्रा और दूसरी शहजादियों की मौत से महजबीन और असद बहुत मुश्तिल थे। उन्होंने हुक्म दिया कि तेल का एक कड़ाव गर्म किया जाए। जब तेल कड़कड़ाने लगा तो असद ने मशाल जादू की लाश उठाकर उसमें डाल दी। जलते हुए तेल ने आने वाहिद में मशाल जादू की लाश कोयला बना दी। अचानक पूरे मैदान जंग में घुप अंधेरा छा गया। भूतों प्रीतों के रोने चिंघाड़ने से कानों के पर्दे फटने लगे। खौफनाक आंधियां चलने लगीं। खासी देर बाद शोर हल्का पड़ा और एक हैबतनाक आवाज हर तरफ गूंजने लगी। मुझे तेल में जलाकर हलाक किया। मेरा नाम मशाल जादू था। सिर्फ 730 साल जिंदा रहा। दिल की हसरत दिल में ही रही। इस आवाज के बाद अंधेरा गायब हो गया। आंधियां थम गईं। अफरा से आपने सर पीट लिया। महजबीन की फौज ने फतह के नारे बुलंद किए। ख्वाजा उमरू, असद और महजबीन भागे हुए उस खेमे में गए जहां उनके हामी सरदारों और शहजादियों की लाशें रखी हुई थीं। ये देखकर उनकी खुशी दोबाला हो गई कि हर लाश में जिंदगी पैदा हो गई। मशाल जादू के हाथ से उन्हें जो जख्म लगे थे उनमें से ताज़ा खून बह रहा था। जादूगरों, तबीबों और जर्राहों ने उनकी मरहम पट्टी शुरू कर दी। 2-4 दिनों के अंदर अंदर सबके जख्म ठीक हो गए। उमरू को इस बात पर सख्त ताज्जुब था कि मशाल जादू ने उन सबको जख्मी किया और अफरा से आपने उनकी रूहें परिंदों के जिस्म में कैद कर दी। इसके बावजूद वो सब किस तरह जिंदा हो गए? उसने यही बात मलका बुर्रा से पूछी। बुर्रा ने हंसते हुए कहा, बात कुछ पेचीदा नहीं। हमारी रूहों को अफरा से आपने अपने जादू से नहीं बल्कि मशाल के जादू से कत्ल किया था। मशाल मारा गया तो हमारी रूहें आज़ाद हो गई। एक रात और एक दिन फतह का जश्न मनाने के बाद मलका बुर्रा और तिलिस्म नूर अफशा की दूसरी शहजादियां रुखसत हुईं। चलते वक्त बुर्रा ने उमरू से कहा, ख्वाजा जी, हम अब जाने की इजाज़त चाहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर फौरन हाजिर हो जाएंगे। अफरा साहब हैरत की छावनी ही में ठहरा हुआ है। उस पर कड़ी निगाह रखिए, वो खामोश नहीं बैठेगा। उमरू ने उसे हर तरह इत्मीनान दिलाकर रुखसत किया। उसे खुद भी अफरा साहब से खटका था। बुर्रा के कहने से और भी एहसास हुआ। चुनाचे उधर बुर्रा वगैरह तिलिस्म नूर अफशा को रवाना हुई। इधर उमरू भेस बदल कर अफरा साहब के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में उदासी छाई हुई थी। मशाल जादू की मौत ने सबका दिल तोड़ कर रख दिया। अफरा साहब के दिल को भी सख्त सदमा था, मगर चेहरे से ऐसा जाहिर करता जैसे उसे कोई परवाह ना हो। उसने ताज को सर पर पहले से ज्यादा तिरछा किया और दरबारियों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं देख रहा हूं कि मशाल जादू के मारे जाने पर तुम लोग जरूरत से ज्यादा उदास हो। शायद तुम में से कुछ ये समझते हैं कि अब बागियों को सजा देना मुश्किल है, लेकिन सब लोग अच्छी तरह सुन लें। मशाल जादू तिलिस्मी बलाओं में से हकीर तरीन बला थी। मुझसे थोड़ी सी देर ना हो जाती और मैं बर वक्त उसकी लाश कब्जे में कर लेता तो वो हरगिज हलाक ना होता। बहरहाल अब मैं अपनी दाई अम्मा मलका तारिक शक्ल को बुलाऊंगा। वो बागियों का सारा हिसाब बेबाक कर देंगी। मलका तारिक शक्ल का नाम सुनकर सारे दरबारियों को झुरझुरी सी आ गई। उमरू ने भी अंदाजा कर लिया कि तारिक शक्ल जरूर मशाल जादू से ज्यादा ताकतवर बला होगी, लेकिन वो कहाँ है? अफरा साहब उसे किस तरह बुलाएगा? इन सवालात का जवाब मालूम करने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया। इस अरसे में अफरा साहब ने अपने हाथ से एक खत लिखकर लफाफे में बंद किया, मोहर लगाई और आवाज दी, ताउस जादूगर हाजिर हो। दरबार में पहली सफ में बैठा हुआ एक जादूगर उठकर अफरा साहब के तख्त के पास पहुंचा और अदब से बोला, हुक्म फरमाइए, गुलाम हाजिर है। उमरू ने उनकी तरफ कान लगा दिए। अफरा साहब ने लिफाफा ताउस जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले जाकर दाई अम्मा को पहुंचाओ। ये भी कह देना कि आपका फर्जंद मुसीबत में है। मदद को ना पहुंची तो शक्ल देखना नसीब ना होगी। आपकी खुराक का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। ताउस ने लिफाफा तो ले लिया, लेकिन चेहरे पर सख्त परेशानी के आसार पैदा हो गए। उसने कहा, मगर आलीजा वो कहाँ मिलेंगी? अफरा साहब ने दाएं बाजू पर सोने का एक छोटा सा उकाब बाजूबंद की तरह बांधा हुआ था। उसने वो उकाब ताउस को देते हुए कहा, वो तिलिस्म जुल्मात के बियाबान तारीक में मिलेंगी। छावनी से बाहर निकलकर इस उकाब को जोर से हवा में उछाल देना। फौरन एक बहुत बड़ा उकाब जिस पर जैन कसी होगी तुम्हारे सामने आएगा। उस पर सवार हो जाना। वो तुम्हें बियाबान तारीक के सरहद तक पहुंचा देगा। आगे धुएं का एक हिसार मिलेगा। इसके बाद आग का जंगल। आग के जंगल के बीचों बीच एक गुंबद नजर आएगा। दाई अम्मा वहीं मिलेंगी। आलम पना, ताउस ने सवाल किया, क्या मैं तिलिस्मी धुएं और आग के जंगल से खैरियत के साथ गुजर सकूंगा? अफरा से आपने अपनी एक उंगली उसकी तरफ उछालते हुए कहा, इसे पहनकर वो मंजिलें तुम आसानी से सर कर लोगे। ख्वाजा उमरू की दिली मुराद बार आई। ताउस अफरा से आपसे रुखसत होकर चला तो वो फौरन उसके पीछे हो लिए। ताउस के दोस्तों और मातहत अफसरों का एक हजूम उसके साथ था। वो सब उसे छावनी के बाहर तक छोड़ने जा रहे थे। ख्वाजा उमरू सोच रहे थे कि इतने मजमा में ताउस को किस तरह काबू में किया जा सकता है। आखिरकार एक तरकीब उनकी समझ में आ ही गई। वो एक गोशे में गए और सामान्य अय्यारी निकाल कर भेस बदलने लगे। फिर जो बाहर आए तो बिल्कुल अफरा से आपके हरकारों के हुलिये में थे। इतनी देर में ताउस और उसके दोस्त छावनी के सिरे पर पहुंच चुके थे। उमरू उनकी तरफ दौड़ने लगा। हरकारों के गले में घंटियों की मालाएं पड़ी हुई थीं। दौड़ने पर घंटियां बजने लगती और लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होकर रास्ता दे दिया करते।
उमरू के गले में पड़ी हुई घंटियां भी बज रही थीं। छावनी से बाहर निकलकर ताउस जादूगर दोस्तों से रुखसत हो ही रहा था कि घंटियों की आवाजें सुनकर सब चौंक पड़े। शायद शहनशाह ने कोई खास हदायत रवाना की है। ताउस ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा। उमरू भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। कुछ खास बातें कहनी है, अलग चलिए, उसने ताउस से कहा। साथियों को वहीं ठहरने का इशारा करके ताउस उमरू के साथ हो लिया। कुछ फासले पर घनी झाड़ियों का एक बड़ा सा झमगट्टा था। उमरू ताउस को उसकी ओट में ले गया। थोड़ी देर बाद ताउस वहां से निकलकर तेजी के साथ चलता हुआ साथियों के करीब आया और बोला, आप लोगों से हाथ मिलाने या नसीहत वसीहत करने की मोहलत नहीं, अब मैं रुखसत होता हूँ। ये कहकर उसने अफरा साहब का दिया हुआ सोने का उकाब हवा में उछाल दिया। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उकाब पर फैलाए उसके सामने आ मौजूद हुआ। एक आरामदेह चौकी उसकी पीठ पर बंधी हुई थी। ताउस उछलकर उस चौकी पर सवार हुआ और देखते ही देखते उकाब आसमान की तरफ उड़ता हुआ निगाहों से गायब हो गया। देखने वाले यही समझे कि ताउस जादू रवाना हुआ है। उन्हें क्या पता कि ताउस के बहरूप में ख्वाजा उमरू थे और ताउस उनकी जंबील के अजायब खाने में बंद पड़ा था। एक दिन और एक रात मुसलसल फराटे भरने के बाद तिलिस्मी उकाब एक जगह उतर कर खड़ा हो गया। उमरू ने सामने निगाह की। जमीन से आसमान तक गहरे धुएं की दीवार दिखाई दी। समझ गया कि मंजिल आ पहुंची। उकाब पर से कूदकर जमीन पर आया और अफरा से आपकी अंगूठी उंगली में पहन ली। इतने में वो बड़ा उकाब जो उसे लेकर यहाँ तक आया था पहले जैसे सोने का जेवर बन गया। उमरू ने उसे उठाकर बाजू में बांध लिया और बेझिझक धुएं के हिसार में दाखिल हो गया। धुएं का ये हिसार तय करने के बाद एक आग का खौफनाक हिसार सामने नजर आया। उमरू पहले तो कुछ घबराया मगर फिर बड़े तमाद के साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस हिसार से भी खैरियत के साथ गुजर गया। अब उमरू के सामने एक लकोदिक मैदान था। तलिस्म जुल्मात का बियाबान तारीख। एक जगह आसमान काला था, जमीन भी काली थी। जहां कहीं पौधे या दरख्त थे वो सब भी कोयले की तरह काले थे और उनके बीच में एक बड़ा काला गुंबद दिखाई दे रहा था। उमरू ताउस जादू के बहरूप में बड़े इत्मीनान के साथ उस गुंबद की तरफ बढ़ता चला गया। गुंबद के दरबानों ने उसे इस तरह आते देखा तो हैरान रह गए। करीब पहुंचने पर एक ने जो सरदार था पूछा, ऐ शख्स तू कौन है? धुएं और आग के हिसार से बचकर यहाँ तक किस तरह पहुंच गया? मुझे शहनशाह अफरा से आपने भेजा है। मेरा नाम ताउस जादू है। जाकर मलका हजूर को इतला कर दो, एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। दरबानों का सरदार गुंबद के अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, चलिए। उमरू पीछे हो लिया। सरदार उसे एक बुलंद और कुशादा हॉल में छोड़कर पलट आया। हॉल के अंदर बला का अंधेरा था। कुछ देर तक उमरू आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखता रहा। कहीं कुछ नजर न आया मगर जब उसकी निगाहें अंधेरे से मानूस हो गईं तो जो कुछ उसने देखा देखकर कांप उठा। हथनी जितनी एक काली भुजंग देवनी एक बड़ी सी चौकी पर हाथ टिकाए सर झुकाए झूम रही थी। सामने बहुत से मटके रखे थे। एक तरफ 8 नौजवान बंदे पड़े थे। सांस के साथ देवनी के मुंह और नाक से शोले निकल रहे थे। उमरू समझ गया कि यही तिलिस्मी बला मलका तारीख शक्ल है। अफरा से आपका दिया हुआ लिफाफा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर बाद तारीख शक्ल ने सामने रखा हुआ एक मटका उठाया और घटाघट पी गई। फिर एक बंधे हुए नौजवान को उठाया और मुंह में रखकर हड्डियों समेत चबाने लगी। 4 मटके पीने और 4 जवानों को खा जाने के बाद उसने निगाह उठाकर उमरू की तरफ देखा। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। जैसे ही उमरू ने उससे निगाहें चार की उसका सारा बहरूप खुद ब खुद उड़ गया। अब वो ताउस जादू की बजाय उमरू नजर आ रहा था लेकिन उसे इस बात की खबर न हुई। उसने बढ़कर अफरा से आपका खत तारीख के हाथ में थमा दिया। खत लेते ही तारीख ने पंजे में दबाकर उमरू को उठा लिया और हंसते हुए कहने लगी, क्यों रे अय्यार, मेरे बेटे अफरा से आपका दुश्मन होकर खुद ही उसका खत लेकर आया है। बोल, चबा जाऊं। अब जाकर उमरू समझा कि भेद खुल गया है। बोला, मलका आलम, आपकी तारीफें सुन सुनकर दीवाना हो चुका था। खुदा की कसम, जैसा सुना था उससे ज्यादा पाया। कुर्बान जाऊं। क्या नाक नक्शा है, कैसा रंग है, क्या आवाज है। बस आज से अफरा से आपकी दुश्मनी खत्म। जैसे आपका बेटा वैसा मेरा। बातें खूब बनाता है। तारीख खुश होते हुए बोली, मुए, अगर तुझमें नीरी हड्डियां ना होती तो अभी चट कर जाती। ये कहकर तारीख ने उमरू को छोड़ दिया। उमरू दुआएं देने लगा। तारीख ने एक मटका पीकर एक जवान को मुंह में दबाया और उसे चबाते हुए अफरा से आपका खत पढ़ने लगी। उमरू ने मौका गनीमत जानते हुए एक मटके में इतना बेहोशी का सफूफ मिला दिया जिससे 1000 आदमी बेहोश हो सकते थे। खत पढ़कर तारीख बुड़बुड़ाई, मैं जरूर अपने बेटे की मदद को जाऊंगी, एक दुश्मन को भी जीता ना छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने वो मटका उठाया जिसमें उमरू ने बेहोशी का सफूफ मिला दिया था। उमरू का दिल खुशी से धड़कने लगा। तारीख एक ही सांस में पूरा मटका खाली कर गई। फिर बोली, शाबाश उमरू, शाबाश। मटकों पर मटके पी जाया करती थी, आंख तक गर्म ना होती थी। अब तूने जो कुछ मिला दिया है उससे कुछ सुरूर सा आ गया है। जरा 4-5 मटकों में वही चीज और मिला दे।
उमरू के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, वो हकलाते हुए बोला। झूठा कहीं का, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तारीक शक्ल ने झिड़कते हुए कहा। बस 4-5 मटकों में और मिला दे वही चीज, फिक्र न कर, कीमत से ज्यादा इनाम दूंगी। पहले तो उमरू को डर हुआ कि कहीं तारीक उसे बेहोशी की दवा मिलाने की सजा न दे, मगर अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ वो कह रही है वही उसके दिल में है। उसने दुगनी मिकदार का सफूफे बेहोशी मटकों में मिला दिया। थोड़ी ही देर में तारीक ने सामने रखे हुए सारे मटके खाली कर दिए और झूमते हुए कहने लगी, आज तूने मुझे खुश कर दिया। मैं वादा करती हूँ कि अफरा से आपके एक एक दुश्मन को कच्चा चबा जाऊंगी, पर तुझे हाथ न लगाऊंगी। पर शर्त यह है कि तेरे पास जितना बचा खुचा सफूफ है मुझे दे दे, और जाते ही मेरे लिए और भी तैयार करा कर रख दे। 2-4 दिन में वहां पहुंचकर तुझसे ले लूंगी। रुपए की बिल्कुल फिक्र न करना, दुगनी तिगनी कीमत मिलेगी। उमरू ने कोई शेर भर के करीब सफूफ तारीक के हवाले कर दिया और बोला, मलका साहिबा, फिलहाल मेरे पास इतना ही बचा है। रुपए मिल गए तो वादा करता हूँ आपके पहुंचते पहुंचते और भी तैयार करा लूंगा। बस तो फिर तू इसी वक्त वापस जा, तारीक ने कहा। रुपए तुझे अफरा से आपसे मिल जाएंगे। नहीं हजूर, उमरू हाथ जोड़कर बोला। अफरा से आप मेरा जानी दुश्मन है, उसके पास ना जाऊंगा। होश की बातें कर, तारीक गरज उठी। तुझे अफरा से आपके पास जाना होगा और मेरा कासिद बनकर जाना होगा। तेरे साथ बदी करने का मतलब मेरे साथ बदी होगा और अफरा से आप हरगिज ऐसी बात न करेगा। ये कहकर तारीक ने अपने हाथ से लिखकर एक खत उमरू को दिया और कहने लगी, मुझे वहां पहुंचने में जरा देर न लगेगी। अगर अफरा से आपने मेरी तहरीर के मुताबिक तुझसे सलूक ना किया तो तू खुद देखेगा कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ख्वाजा उमरू से हर तरह इत्मीनान दिलाकर रुखसत हुए। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था कि तारीक के करीब पहुंचकर भी वो उसे हलाक न कर सके। फिर उन्हें यह भी फिक्र खाई जाती थी कि ये बला कर मेरे साथियों पर कहर ढाएगी। उनका दिल बिल्कुल ना चाहता था कि वो अफरा से आपके पास जाएं, मगर रास्ते में उन्होंने तारीक का दिया हुआ खत खोलकर पढ़ा तो मुंह में पानी आ गया। लिखा था, उमरू ने मुझे बहुत खुश किया है। फौरन 1 लाख रुपए और खलत देकर इज्जत के साथ इसे जाने देना। मैं जल्द पहुंच रही हूँ। तेरे सारे दुश्मनों को या तो तेरे कदमों पर झुका दूंगी या नीज तो नाबूद कर दूंगी। अफरा से आपने जो उमरू को बगैर किसी बहरूप के बेझिझक आते देखा तो उसका माथा ठिनक गया। उमरू ने तख्त के करीब पहुंचकर अदब से अफरा सियाब और हैरत को सलाम किया और मलका तारीक शक्ल का खत अफरा सियाब के हाथ में दे दिया। मैंने तो ताउस जादू को दाई अम्मा के पास भेजा था, तू उनका खत लेकर कैसे आ गया? अफरा सियाब ने उमरू से पूछा। हजूर, गुस्ताखी मुआफ। उमरू ने जंबील में से ताउस जादू को निकालकर फर्श पर लुढ़काते हुए जवाब दिया। ताउस को संभालिए, अपनी दाई अम्मा का खत पढ़िए। बंदा ज्यादा सवाल जवाब की ताकत नहीं रखता। मुझे दाई अम्मा की फरमाइश पूरी करनी है, जल्दी रुखसत कीजिए। अब जो अफरा से आपने खत पढ़ा तो 14 तबक रोशन हो गए। जी में तवाई के एक मंतर पढ़कर दम के दम में उमरू को भस्म कर दे, मगर तारीक शक्ल की हदायत आड़े आ गई। 1 लाख रुपया भी दिया, खलत भी दी और इज्जत के साथ उसे रुखसत कर दिया। मारूफ की छावनी में हर शख्स उमरू के लिए परेशान था। ये बात तो उसके दोस्तों को भी मालूम हो चुकी थी कि बुर्रान की हदायत के मुताबिक वह सुनगुन लेने अफरा से आपके दरबार में गए थे, मगर फिर क्या हुआ ये किसी को मालूम ना था। उनकी गिरफ्तारी की भी कोई खबर कहीं से नहीं आई। ताहम उनकी पुरस्कार गैर हाजिरी दोस्तों के दिलों में तरह तरह के वहम पैदा कर रही थी। इस हालत में वो छावनी में पहुंचे तो हर एक ने खुदा का शुक्र अदा किया। तारीक शक्ल जैसी खौफनाक बला के घर तक जा पहुंचना, उससे मिलकर भी जिंदा सलामत वापस आ जाना और अफरा से आप जैसे दुश्मन से इनाम वसूल करना, ये सब उमरू के ऐसे कारनामे थे कि जिसने भी सुने दांतों में उंगली दाब ली। शहजादा असद, मलका जबीन, मलका बहार वगैरह को जब उमरू ने यह बताया कि ढेरों सफूफे बेहोशी पी जाने के बावजूद तारीक का कुछ न बिगड़ा, तो वो सब फिक्रमंद हो गए कि उस बला से आखिर किस तरह निपटा जाएगा। इस मसले पर काफी देर तक बहस करने के बाद सभी इसी नतीजे पर पहुंचे कि शहनशाह कोकब से मदद तलब की जाए। उमरू ने खत लिखकर बिल्लौर चहारदस्त के हवाले किया। चौथे दिन वो जवाब लाया कि तारीक शक्ल बलाए बेदरमा है, ना उस पर किसी का जादू चल सकता है, ना हथियार, ना अय्यारी से जेर किया जा सकता है, ना मक्कारी से। मेरे पास उसके खिलाफ कोई तदबीर नहीं। फिर भी अपने बुजुर्ग नूर अफशां और उस्ताद ब्राह्मण रूई तन के पास जाता हूँ, वह जरूर कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे। इस दरमियान में अगर वो बला पहुंचे तो लड़ाई को जितना टाल सकें टालें। मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अचानक मलका हैरत की छावनी में खुशी के नक्कारे बजने लगे। उमरू समझ गया कि दाल में कुछ काला है। भेस बदल कर वो भी वहां जा पहुंचा। पता चला कि मलका तारीक शक्ल आ गई है। बारगाह खास में अफरा सियाब उसकी आवभगत कर रहा है। उमरू बारगाह में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक बड़े तख्त पर तारीक बैठी झूम रही है। करीब के दूसरे तख्त पर अफरा सियाब और मलका हैरत बैठे हैं। तख्त के सामने कुर्सियों पर अफरा सियाब के खास खास मुशीर, सरदार और अफसर बैठे हैं। खादमों का एक गिरोह शरबत की सुराहियां लाकर तारीक के सामने रखता है।
दूसरा गिरोह जानवरों और परिंदों का भुना हुआ गोश्त लाकर उसके सामने रख रहा है। तारीक कुछ देर तख्त पर हाथ टेक कर झूमती है, फिर एक सुराही मुंह में लगाकर घटाघट पी जाती है। गोश्त से भरी हुई बड़ी बड़ी काबें एक नवाला बनाती है और झूमने लगती है। आखिरकार आधी से ज्यादा सुराहियां और गोश्त की काबें साफ करने के बाद तारीक ने एक जोरदार डकार लेकर गाँव तकिए से टेक लगाई और अफरा से आपको मुखातिब करके कहने लगी, मैंने पता कर लिया है, तेरे दुश्मनों की छावनी में एक भी ऐसा नहीं है जो मुझसे आंख मिला सके। सब वही हैं जो कभी तेरे गुलाम थे। मुझे हैरत है कि तू उनके मुकाबले में इतना आजिज आया कि मदद के लिए मुझे तकलीफ दी। अफरा से आपने जवाब दिया, दाई अम्मा, मामला इससे ज्यादा नाजुक है। जैसा आपने समझा है, बागियों की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं, लेकिन मुसीबत यह है कि शहंशाह कोकब और उसका उस्ताद ब्राह्मण रूई तन मेरे दुश्मन हो गए हैं। जब भी मैं बागियों पर गलबा पाता हूँ, वो उनकी मदद के लिए फौजें भेज देती हैं या खुद आ मौजूद होती हैं। अच्छा, तो कोकब और ब्राह्मण के भी इतने हौसले हो गए कि तेरे मुंह आने लगे। तारीक गरजते हुए बोली, अब मैं पहले उन दोनों की खबर लेती हूँ। ये कहकर तारीक ने अपनी झोली से नक्शे जमशेदी निकाला और हथेली के नीचे दबाकर उस पर अपना जोर डालने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी, नाक और मुंह से शोले निकलने लगे। इस वक्त उस जगह से सैकड़ों मील दूर शहंशाह कोकब अपने तिलिस्म में अपने उस्ताद ब्राह्मण रूई तन से उमरू की मदद के लिए सलाह मशवरा कर रहा था। जैसे ही तारीक शक्ल ने नक्शे जमशेदी पर दबाव डालना शुरू किया, उन दोनों की हालत गैर हो गई। या तो वो तारीक शक्ल को ख़त्म करने की तजवीज़ें सोच रहे थे या खौफ से पीले पड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि जल्द से जल्द मलका तारीक शक्ल से मुआफ़ी मांगकर अफरा से आपकी हमायत करनी चाहिए। आखिरकार उस्ताद शागिर्द जिस हालत में बैठे थे उसी हालत में उठे और तेज़ी के साथ उड़ते हुए तिलिस्म होशरुबा की तरफ चल दिए। उन दोनों का पीर नूर अफशां जादू उस वक्त अपने महल की छत पर टहल रहा था। कोकब और ब्राह्मण उड़ते हुए चले जा रहे थे कि उसकी निगाह उन पर पड़ गई। जादू की ताकत से दोनों को अपनी छत पर उतार कर उसने पूछा, खैर तो है? तुम लोग कहाँ उड़े चले जा रहे थे? उस्ताद, उमरू को दोस्त और अफरा से आपको दुश्मन बनाकर हमने अपने हक में बहुत बुरा किया है। ब्राह्मण रूई तन ने कहा, अब हम इस गलती की मुआफ़ी मांगने अफरा से आपके पास जा रही हैं। नूर अफशां समझ गया कि दाल में कुछ काला है, इन पर जरूर किसी का जादू चल गया है। दोनों अपने आप में नहीं, ये सोचकर उसने कहा, अगर तुम लोग कुछ देर ठहर जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो दोनों राजी हो गए। नूर अफशां ने उन्हें एक एक गिलास शरबत का भर के दिया और कहने लगा, लो तुम शरबत पियो, मैं तैयार होकर आता हूँ। नूर अफशां एक कमरे में चला गया और कोकब और ब्राह्मण शरबत पीने लगे। शरबत खत्म करते ही दोनों पर गहरी बेहोशी तारी हो गई। अफरा सियाब ने उनकी जगह अपने दो गुलाम उनके बहरूप में फौरन तिलिस्म होशरुबा की तरफ रवाना कर दिए। उधर तारीक शक्ल नक्शे जमशेदी पर दबाव डालते हुए रह रहकर कह रही थी, कोकब और ब्राह्मण हाजिर हों। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि कोकब और ब्राह्मण घबराए हुए बारगाह में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही तारीक ने कहकहा लगाया और बोली, क्यों रे नालायको, दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? ब्राह्मण रूई तन ने जवाब दिया, ऐ मलका, अपनी ताकत की बजाय तो हम पर नक्शे जमशेदी का असर डाल रही है। इसे जलाकर बात कर तो शायद हम भी कुछ कह सकें। तारीक शक्ल ने शेखी में आकर उसी वक्त नक्शे जमशेदी को उठाकर आतिशदान में डाल दिया और बोली, लो नक्शे जमशेदी जला दिया, अब क्या कहते हो? अफरा से आपसे मुआफ़ी मांगते हो कि नहीं? दोनों ने कड़क कर जवाब दिया, है मलका, तेरे सवाल का जवाब शहंशाह कोकब और ब्राह्मण रूई तन खुद देंगे। हम तो उस्ताद नूर अफशां के मामूली गुलाम हैं। ये कहकर दोनों ने जो अपने चेहरों पर हाथ फेरा तो सारा बहरूप गायब था। कोई बात नहीं, तारीक गुस्से से बोली, कोकब और ब्राह्मण से फिर निपट लूंगी, फिलहाल तो तुम ही से अपना कुल्ला गर्म करूंगी। ये कहकर वो उनकी तरफ लपकी के पकड़कर खा जाए, मगर दोनों गुलाम फुर्ती से पीछे हटे और जमीन में डुबकी लगाकर गायब हो गई। तारीक शक्ल अफरा सियाब की तरफ पलट कर गर्जी, नूर अफशां ने मेरे मामले में दखल देकर अपने हक में कांटे बोलिए हैं, उसे भी ना छोड़ूंगी। ये कहकर तुनतुनाती हुई बारगाह से निकलकर चल दी। उमरू के दिल को बड़ी ढारस हो गई। उसे यकीन हो गया कि नूर अफशां अगर नक्शे जमशेदी का तोड़ कर सकता है तो इस बला से निजात दिलाने की भी कोई तरकीब कर सकता है। जिन लफ्जों में तारीक ने नूर अफशां का जिक्र किया था, उससे उमरू ने यह भी अंदाजा कर लिया कि तारीक नूर अफशां को हकीर नहीं जानती, बल्कि उसका कुछ ना कुछ लिहाज भी करती है। तारीक बारगाह से निकलकर मैदान जंग में आई और मारूफ की छावनी के करीब पहुंचकर मुंह से धुआं छोड़ने लगी। देखते ही देखते धुएं का एक मकान वहां कायम हो गया। तारीक उसके अंदर जाकर बैठ रही और दो तिलिस्मी पुतले बाहर पहरे के लिए बैठा दिए। ये देखकर अफरा सियाब ने अपने हमराइयों को वापस चलने का इशारा किया। दूसरे दिन सूरज निकलते निकलते दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे के सामने सफ़ें बांधकर खड़ी हो गईं, मगर लड़ने के लिए किसी तरफ से कोई भी मैदान में न आया। उसी वक्त तारीक भी नींद से बेदार हुई और धुएं में से सर निकालकर पहरा देने वाले तिलिस्मी पुत्रों में से एक को मुखातिब करते हुए बोली,
कल रात से मुंह का मजा खराब है, एक आदमी भी नहीं खाया। दुश्मन के लश्कर से जरा निहारी का तो बंदोबस्त कर। अपने तौर पर तारिक ने ये बात बड़ी आहिस्ता से कही थी, मगर ये इतनी तेज़ोतुंद आवाज़ थी कि दोनों तरफ के लाखों आदमियों ने एक एक लफ्ज़ साफ तौर पर सुन लिया। पुतला उमरू के हामियों की तरफ बढ़ा तो अफरा साहब के चेहरे पर बेचैनी के आसार दिखाई देने लगे। पुतले ने करीब पहुंचने पर उमरू के हामियों को ललकार कर कहा, मलका तारिक शक्ल, तुम में से कुछ को निहारी के तौर पर खाना चाहती है। जिसको अपनी जान प्यारी ना हो आकर मुझसे मुकाबला करे। उमरू के लश्कर से मलका फरमानिया सामने आई। दोनों में जादू के हथियार चले, जिसके बाद पुतला फरमानिया पर गालिब आया और उसे बांधकर धुएं के मकान की तरफ चला। वहां तारिक सर निकाले उसका इंतजार कर रही थी। पुतले ने फरमानिया को उसके हवाले किया तो उसने फरमानिया के जिस्म को टटोल कर देखने के बाद कहा, इस एक से काम ना चलेगा, ऐसे कम से कम 50 आदमी हों। यह सुनकर पुतला पलटकर मैदान जंग की तरफ चला और तारिक ने नोच नोच कर फरमानिया को खाना शुरू कर दिया। 2 घंटे की लड़ाई में पुतले ने एक एक करके उमरू के 40 सरदारों को गिरफ्तार करके तारिक के सामने पेश किया और तारिक उन सबको मजे ले लेकर खा गई। फिर तो ये तारिक का रोजमर्रा का मामूल बन गया। सुबह दोपहर शाम जब उसका जी चाहता पुतलों को लड़ाई का हुक्म देती, वो 30-40 आदमी गिरफ्तार करके लाते और तारिक उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाती। इस बात से उमरू के हामियों में जबरदस्त खौफ और हरास पैदा हो गया। आखिरकार मलका महजबीन, शहजादा असद, मलका मारूख और मलका बहार और मखमूर वगैरह ने उमरू से कहा कि जाकर अफरा साहब को समझाए कि ये जंग का तरीका नहीं कि जो काबू में आए उसे खा लिया जाए। उमरू ने अफरा साहब से जाकर कहा, शहजादा असद और मेरे शागिर्दों के अलावा मेरे हामियों में जितने लोग हैं वो आपकी रियाया हैं या सरदार और शहजादियाँ, वो आज आपके बागी हैं तो कल फिर फर्मा बरदार हो सकती हैं। ये बात मुनासिब नहीं कि जो गिरफ्तार हो उसे आपकी दाई अम्मा उसी वक्त खा जाएं। यह भी तो हो सकता है कि गिरफ्तार होने वालों को कैद में रखा जाए और इस बात का मौका दिया जाए कि सोच समझकर कोई आखिरी फैसला कर सकें। अफरा साहब को खुद भी ये बात पसंद न थी। उसने उमरू से कहा, ख्वाजा जी आपकी बात ठीक है, मगर मैं दाई अम्मा को इस काम से मना करने की हिम्मत नहीं रखता। वो नूर अफशां का कुछ लिहाज करती हैं। अगर आप उसका खत लेकर आ जाएं तो मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। उमरू ने अपनी छावनी में वापस आकर नूर अफशां के नाम एक खत लिखा। मलका मारूख का एक तिलिस्मी पुतला उस खत को लेकर रवाना हो गया। रात ही रात में वो पुतला नूर अफशां के लिखे हुए 2 खत लेकर रवाना हो गया। एक खत मलका तारिक शक्ल के नाम था, दूसरा उमरू के लिए था। उमरू को उसने लिखा था कि हौसले से काम लें, लड़ाई को जितना लंबा खींच सकती हैं खींचें। मैं जमशेद की तलवार हासिल करने की फिक्र में हूँ, जो जान जोखों का काम है। पहले भी नाउमीद नहीं हूँ। तारिक शक्ल उस तलवार के अलावा और किसी हथियार और तरकीब से हलाक न हो सकेगी। नूर अफशां के इस खत से उमरू और उसके साथियों को बड़ी ढारस हुई। सबने फैसला किया कि आम लड़ाई की बजाय एक एक आदमी भेजकर तारिक के पुत्रों से जंग की जाया करे, लेकिन इस बात का इंतजाम कर लिया जाए कि हमारा जो भी सरदार गिरफ्तार हो तारिक उसे खा जाने की बजाय अपनी कैद में रखे। नूर अफशां ने तारिक को जो खत लिखा था उसमें उससे यही अपील की गई। उमरू खत लेकर सीधा अफरा साहब के पास पहुंच गया और अफरा साहब उमरू के साथ तारिक के धुएं के मकान पर पहुंचा। पहरेदार पुतलों ने जाकर तारिक को खबर की। उसने दोनों को अंदर बुलवा लिया। उमरू को देखते ही तारिक की आंखें चमक उठी। क्यों रे अय्यार, उसने झिड़कते हुए कहा, मुझे आए इतने दिन हो गए, तू सलाम को भी ना आया। मेरे लिए नुस्खा तैयार कराया कि नहीं? उमरू ने जवाब दिया, हुजूर मलका साहिबा, मैं आपके लिए सफूफ तैयार कराने ही में लगा हुआ था। फिर जंबील में से एक बंडल निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, फिलहाल इतना सफूफ तैयार हो चुका है, बाकी 2-4 दिन बाद पहुंचा दूंगा। तारिक शक्ल ने बंडल खोलकर मुट्ठी भर सफूफे बेहोशी एक मटके में मिलाया और गटागट पीकर अफरा साहब से मुखातिब हुई, और तू इस अय्यार के साथ कैसे आया? क्या बागी अतात कबूल करने पर तैयार हो गए हैं? नहीं दाई अम्मा, अफरा साहब ने कहा, ये उमरू मेरे पास एक दरख्वास्त लेकर आया था और नूर अफशां का एक सिफारशी खत भी लाया है। इतने में उमरू ने पढ़कर नूर अफशां का खत तारिक को दे दिया। तारिक खामोशी से खत पढ़ने लगी। अच्छा तो ये बात है। खत ख़त्म करके वो बोली, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुद्दतों बाद मैं बियाबाने तारिक से निकलकर यहाँ आई हूँ। दाल दलिए पर गुजर नहीं करूँगी, आदमी ज़रूर खाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि गिरफ्तार होने वालों को ना खाऊं तो मेरी खुराक के लिए 30-40 तंदुरुस्त और जवान आदमियों का बंदोबस्त करो। बोलो क्या कहते हो? मुझे मंजूर है। उमरू बोल उठा, मैं वादा करता हूँ कि रोज़ाना 30-40 आदमी आपके पास पहुँचा दिया करूँगा। अच्छा तो जाओ, मैं भी वादा करती हूँ कि लड़ाई में गिरफ्तार होने वालों को ना खाऊंगी। शहजादा असद, महजबीन और मारूख वगैरह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उमरू से कहा, ख्वाजा आप बड़ी मुश्किल शर्त मान के आए हैं। उस बला की खुराक के लिए 30-40 आदमी रोज़ाना हम कहाँ से लाएंगे? आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये मामला हम पर छोड़ दें। ये कहकर उमरू ने अपने शागिर्द यारों मेहतर किरान, बर्क फिरंगी, जांसोज और जरगाम को बुलाकर राजदारी के साथ उनसे कुछ कहा। उमरू की बात सुनकर वो सब दौड़ते हुए छावनी से बाहर निकल गए। इस दिन के बाद रोज़ाना सूरज निकलने से पहले 30-40 आदमी तारिक की खुराक के लिए पहुंचा दिए जाते
और तारिक के पुतले दिन भर की जंग के बाद उमरू के हामी जितने सरदारों को गिरफ्तार करते, तारिक उन्हें अपने धुएं के मकान में कैद कर देती। अफरासियाब की फौज रोजाना सफ बस्ता होकर उस लड़ाई का तमाशा देखा करती, खुद जंग में कोई हिस्सा न लेती, लेकिन इसके बावजूद अंदर ही अंदर उसमें बेचैनी पैदा हो रही थी। और एक दिन जैसे ही उसे हस्बे मामूल सफ बस्ता होने का हुक्म दिया गया, हर तरफ हुल्लड़ होने लगा। सिपा सालार ने सरदारों को बुलाकर डांटा तो वो कहने लगे, जब से मलका तारिक आई हैं रोजाना किसी का भाई गुम हो जाता है, किसी का भतीजा और किसी का बेटा। बादशाह को खबर कीजिए, ये आदमी गायब होने का सिलसिला खत्म ना हुआ तो एक भी आदमी लश्कर में ना रहेगा, सब भाग जाएंगे। सिपा सालार ने जाकर अफरासियाब को खबर दी। अफरासियाब घबराया हुआ मलका तारिक के पास पहुंचा। उस सुबह उमरू ने उसके पास 50 आदमी पहुंचाए थे। उसने चंद एक ही को खाया था, बाकी उसके सामने रस्सियों से बंधे गैं गैं कर रहे थे। अफरासियाब ने जाते ही कहा, दाई अम्मा आपने तो गजब कर दिया, मेरे सैकड़ों सिपाही गायब हैं, फौज में बगावत फैल रही है, इन्हें खाने से बेहतर तो यही था कि आप मुझे खा जाएं। ये तू क्या कह रहा है? तारिक तुनतना कर बोली, मुझसे कसम ले ले जो मैंने तेरे आदमियों को हाथ भी लगाया हो। उमरू खुद रोजाना इतने आदमी भेज देता है कि मुझे उनकी जरूरत ही नहीं रहती। अफरासियाब बोला, ऐसा मालूम होता है उमरू ने मुझे और आप दोनों को सख्त धोखे में रखा है। तारिक ने एक और आदमी को खाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रुक कर बोली, क्या मतलब? क्या वो तेरे आदमियों को चुरा कर मेरे पास भेज देता है? मैं यही समझता हूँ, अफरासियाब ने जवाब में कहा और गौर से बंधे हुए आदमियों की तरफ देखने लगा। तारिक बोली, मगर तेरे आदमियों की शक्ल सूरत और लिबास उनसे मुख्तलिफ होता है। शक्ल सूरत और लिबास बदलना तो उमरू के बाएं हाथ का खेल है, अफरासियाब ने जवाब दिया और बंधे हुए एक आदमी के करीब पहुंचकर पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा तो उसके चेहरे का रंगो रोगन उड़ गया। सिपा सालार उसे देखते ही पुकारा, अरे ये तो फुलां दस्ते के सरदार का भाई है। तारिक गुस्से से आग हो गई। वो खड़े होते हुए गरजी, उमरू को इस धोखेबाजी की ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। ये कहकर चीखती चिंगारती उमरू के लश्कर पर टूट पड़ी। अफरासियाब के लश्कर में होने वाले हुल्लड़ से वो सब चौकन्ना हो चुके थे। तारिक को गुस्से से अपनी जानिब लपकते देखकर उनके होश उड़ गए, जिसका जिधर मुंह उठा भागने लगे। मारूख बहार और असद ने आगे बढ़कर मुकाबला करना चाहा तो उमरू ने उन्हें बड़ी सख्ती से मना करते हुए जान बचाने की हदायत की। अपने अय्यार शागिर्द जरगाम को उसने खास तौर पर शहजादा असद की हिफाजत करने का हुक्म दिया। जरगाम असद को साथ लेकर कुछ जानिसारों समेत एक दर्रे में जा छुपा। दूसरे लोग भी भाग भाग कर महफूज मुकामात में पनाह लेने लगे। तारिक हर तरफ झपट झपट कर हमले कर रही थी, जो सामने पड़ जाता बचकर न जाने पाता। थोड़ी ही देर में उसने सैकड़ों आदमियों को हलाक कर दिया। ये रंग देखकर मलका हैरत जादू को डर हुआ कि कहीं उसकी बहन बहार भी इस अड़बोंग में जान से ना जाए। उसने अफरासियाब से कहा, फसाद की जड़ तिलिस्म कुशा शहजादा असद है। सबके इवज अगर दाई अम्मा सिर्फ उसे खा जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाए, बाकी लोग खुद राह रास्त पर आ जाएंगे। अफरासियाब को ये बात पसंद आई। उसने फौरन एक कागज निकाल कर मलका तारिक को इस मतलब की अर्जी लिखी और फूंक मारकर कागज को उड़ा दिया। तारिक उमरू के लश्कर में तबाही मचा रही थी कि वो कागज उड़ता हुआ उसकी निगाहों के सामने जाकर ठहर गया। तारिक ने अफरासियाब की अर्जी पढ़कर सिपाहियों को चीरना फाड़ना बंद कर दिया और हर तरफ निगाहें दौड़ाकर शहजादा असद को ढूंढने लगी। जादू की ताकत से उसे जल्द मालूम हो गया कि असद किसी दर्रे में पोशीदा है। वो उसकी तरफ लपकी। शहजादा असद दर्रे में अपने जानिसारों के दरमियान बैठा सस्ता रहा था। जरगाम जिसे उमरू ने असद की हिफाजत की हिदायत की थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था कि अचानक दर्रे के ऊपर से आवाजें आने लगी। शहजादा साहिब भागिए, तारिक पहुंचा चाहती है। ये उन लोगों की आवाजें थीं जो चौकसी करने के लिए बुलंदी पर तैनात थे। असद ने तलवार खींच ली और बोला, जिसे भागना हो भाग जाए, मैं उस डायन का मुकाबला करूंगा। कुछ जानिसार घोड़े लाने के लिए दौड़े, कुछ असद को समझाने लगे। जो लोग घोड़े लेने के लिए गए थे वो जल्द वापस आ गए। सबके समझाने बुझाने पर आखिरकार असद भाग जाने पर राजी हो गया, लेकिन वो अभी घोड़े पर न सवार हो पाया था कि तारिक आ पहुंची। खबरदार, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकता। तारिक चिंघाड़ती हुई असद की तरफ लपकी। वो भागने की बजाय तलवार खींचकर तारिक की तरफ बढ़ा। अब उसके जानिसारों के लिए भी भागने का कोई मौका न था। तलवारें और भाले लेकर वो भी तारिक पर पिल पड़े। तारिक ने हल्के से इस तरह हाथ हिलाया जैसे मच्छरों या मक्खियों को उड़ाते हैं। हमला करने वाले माँ घोड़ों के इस तरह उलट पलट गए जैसे खिलौने। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, कोई घोड़े के नीचे दबकर कुचला गया, कोई लुढ़खनियां खाता दूर जा गिरा। शहजादा असद को अपनी मुट्ठी में पकड़कर तारिक ने ऊपर उठाकर एक जोरदार कहकहा लगाया। कुछ देर बाद वो उसको घूरती रही, फिर बुड़बुड़ाई, तूने मेरे बेटे की जिंदगी अजीरन कर दी है। तिलिस्म की लौ हासिल करके उसे खत्म कर देना चाहता है। तुझे हरगिज जिंदा न छोड़ूंगी। ये कहकर उसने असद को देखते ही देखते टांगे खींचकर चीर डाला और वैसे ही मुंह में रखकर हड्डियों समेत चबा चबा कर खाने लगी। असद के दोस्त ये देखकर लड़ना भिड़ना भूल गए और शहजादे का मातम करने लगे। आनन फानन ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। उमरू, माहजबीन, बहार, मारूख और उनकी फौज के वो सारे लोग
जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे या कहीं छुप गए थे, रोते पीटते अपनी छावनी की तरफ पलट पड़े। अफरासियाब को जो खबर हुई कि दाई अम्मा तिलिस्म कुशा को खा गईं तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। फौरन उसने दूसरा खत लिखकर तारिक की तरफ उड़ा दिया। लिखा था, दाई अम्मा, तिलिस्म कुशा का खात्मा करके आपने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। अब बाकी बागियों से मुझे कोई खतरा नहीं। इन्हें 1 हफ्ते असद का सोग मनाने की छुट्टी कर दीजिए। अगर इन्होंने अतात कबूल कर ली तो ठीक, वरना जैसा मुनासिब समझें सलूक कीजिए। तारिक ने यह खत पढ़ा तो झूमती कह लगाती अपने धुएं के मकान में चली गई। उधर उमरू को जरगाम के खिलाफ सख्त गुस्सा था। वो हर एक से जरगाम को पूछता था और कहता था, मैंने उस नामाकुल को खास तौर पर असद के साथ कर दिया और कह दिया था कि उसकी हिफाजत करे, मगर वो खुद भाग गया और असद को तारिक खा गई। अब मैं जरगाम को हरगिज जिंदा न छोड़ूंगा। काफी देर के बाद जरगाम छावनी में आया तो लोग उसे पकड़कर उमरू के पास ले गए। उमरू से देखते ही आग बगूला हो गया। 2-4 जोरदार थप्पड़ लगाने के बाद खंजर निकाल कर बोला, तू असद को छोड़कर भाग गया था, उसे तारिक खा गई। अब तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगा। मैं बेकसूर हूँ उस्ताद, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए करना। जरगाम ने फरियाद की। अच्छा बोल, क्या कहना चाहता है? सबके सामने नहीं, जरा अलग चलो, जरगाम ने आहिस्ता से कहा। उमरू जरगाम का हाथ पकड़कर एक तरफ को ले गया। वहां खुदा जाने जरगाम ने उसे क्या बात बताई कि उमरू ने खंजर म्यान में रखकर उसका हाथ छोड़ दिया और वापस आकर दूसरों से कहने लगा, जरगाम बेकसूर है, खुदा को यही मंजूर था। 1 हफ्ता सोग मनाने के बाद हम शहजादा असद का इंतकाम लेंगे, या दुश्मनों को खत्म करेंगे या खुद मारे जाएंगे। इतना कहकर उसने सारा हाल एक खत में लिखा, बिलौर चहार दस्त के हवाले किया और शहंशाह कोकब के पास रवाना कर दिया। मलका महजबीन को शहजादा असद के मारे जाने पर सबसे ज्यादा गम गुस्सा था। उसने कसम खाकर ऐलान किया कि सोग मनाने के बाद अपने बाप अफरासियाब से अपने शौहर असद के खून का बदला लूंगी या खुद जान दे दूंगी।